हाँ भाई, कहाँ थे हम लोग? कैनेमेटिक्स शुरू कर दिया था। चलो भाई, कहाँ तक थे? अच्छा, वो ड्रंक कार्ड वाला क्वेश्चन बताना था, लाइव करके। क्या था साहब? वो बेवड़ा 5 कदम आगे और 3 कदम पीछे, और बार बार यही करता था। और हाँ, झूम बराबर। ये बोला 13 मीटर पर एक गड्ढा है, उसमें उसको गिराना है, तो गिरने में कितना समय लगेगा, और उसका उसका फोटो बनाना है साहब, ग्राफ बनाना है। देखो साहब, ये बोला गया था यहां से 13 मीटर डिस्टेंस पर गड्ढा है, उसमें गिरना चाहिए। गिरने में कितना समय लगेगा? बोल रहा है ये इसके कदम बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा बेवड़ा है। हर कदम की लेंथ 1 मीटर है, और हर कदम को चलने में 1 सेकंड का समय लगता है। तो ये बोला गया था कि ये टोटल वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब आपको पता है कि ये जाएगा 5 कदम आगे, और फिर 3 कदम कहाँ आएगा? पीछे। मतलब बताओ, मुझे बताओ, 5 कदम आगे मतलब 5 मीटर चला, और फिर 3 कदम पीछे मतलब टोटल वापस 3 पीछे आ गया। ये 5 कदम आगे, और उसके बाद ये 3 कदम पीछे। ये लो, ये 3 कदम पीछे। तो बताओ ओवरऑल कितना चला है? ओवरऑल 2 मीटर चला है, लेकिन 8 सेकंड लग चुके हैं भैया। तो हर बार आगे पीछे होने में 2-2 मीटर चलेगा। एक बार आगे और एक बार पीछे होगा, तो इसमें 2 मीटर चलेगा। फिर ये आगे पीछे हुआ भाई, ये फिर आगे और पीछे, ये 2 मीटर और चल गया भाई, है ना। फिर ये आगे पीछे होगा, फिर ये बेवड़ा आगे पीछे होगा, फिर 2 मीटर चलेगा। मतलब आप देखो, 3 बार आगे पीछे हो चुका है। अभी तक कितना चला है? 6 मीटर चला है। चलो एक बार और आगे पीछे करता हूं, कितना चला? अरे कितना चला? 8 मीटर चला। अब 8 मीटर चला, तो अब फिर से ये 5 कदम आगे चलेगा, तो पीछे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 8 और 5 कितना हो गया? 13 हो गया। ये 5वां कदम सीधे गड्ढे में जाएगा, और जब गड्ढे में जाएगा तो वापस कैसे आएगा? तो भैया ये कितनी बार आगे पीछे हुआ? आप देख सकते हो 4 बार आगे पीछे हुआ। 4 बार आगे पीछे हुआ, 5वीं बार आगे हुआ, लेकिन पीछे नहीं हो पाया। मामला खत्म हो गया। अरे समझ रहे हो? मतलब ये तो 4 बार आगे पीछे हुआ, 5वीं बार आगे गया, और 5वीं बार पीछे नहीं आ पाया। नहीं आ पाया तो मतलब यहां पर क्या हुआ? ये गिर गया गड्ढे में। ये देखो टोटल 13 हो गया। अब बोल रहा है समय कितना लगा है। तो आप देखो, एक बार आगे पीछे होने में 8 सेकेंड लगते हैं। ये कितनी बार आगे पीछे हुआ? 4 बार। तो कितना लगेगा? 4 × 8, 32 तो ये हो गए। उसके बाद 5 और आगे गया ना, तो 32 + 5 यानी कितना हो गया? 37 सेकेंड। मतलब 37 सेकेंड में गड्ढे में गिरेगा साहब। अच्छा, कोई पूछे कि डिस्टेंस कितना कवर किया, क्या जवाब दोगे? डिस्टेंस भी 37 मीटर। और डिस्टेंस कितना? वो भी 37। ये बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 30 मीटर फाइनल इनिशियल को पकड़ के मिला हो, है ना। बोल रहा है फोटो भी बना दो इसका, ग्राफ बनाने को बोल रहा है इसका, कि इसका पोजीशन और टाइम का ग्राफ कैसा बनेगा। तो आप देखो, इसकी पोजीशन और टाइम का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, तो पोजीशन पहले क्या हो रहा है? बढ़ रहा है साहब टाइम के साथ। फिर पोजीशन क्या हो रहा है? घट रहा है। अच्छा, यहां पर देखो, टाइम तो हमेशा बढ़ता है साहब, पोजीशन घट रहा है लेकिन टाइम तो बढ़ ही रहा है। फिर पोजीशन बढ़ेगा, फिर देखो टाइम घटेगा। फिर देखो पोजीशन बढ़ेगा, फिर देखो टाइम घटेगा। ये कितनी बार आगे पीछे हुआ है? 4 बार आगे पीछे हुआ है। ये देखो पोजीशन घट रहा है, टाइम बढ़ रहा है। उसके बाद 5वीं बार तो आगे आगे होगा। ये देखो लास्ट में इसका पोजीशन होगा साहब ये 13 मीटर, और टोटल टाइम जो हो चुका होगा ना, ये हो चुका होगा 37 सेकेंड, है ना। ये 37 सेकेंड ऐसा होगा। ये बीच में भी शो कर सकता हूं मैं। ये बीच में साहब यहाँ टाइम था 5 सेकेंड, ये 5 मीटर, ये 8 सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा साहब ये 2 मीटर। फिर ये होगा साहब 7, है ना। ये कितना हो जाएगा साहब? 8, 8 और 5 कितना हो गया? ये 8×5 = 13 हो गया। ऐसे, ये समझ रहे हो? आगे पीछे आगे पीछे। ये पोजीशन टाइम के साथ कुछ ऐसे बदलेगा। ये ग्राफ बनेगा पोजीशन और टाइम का। ये पोजीशन टाइम का ग्राफ, टोटल टाइम होगा 37 सेकेंड। बात पकड़ में आई साहब? ये रटना नहीं है, समझ लेना है। अच्छा, डिस्टेंस बदल दो तो आंसर बदल जाएगा। वो गड्ढे की डिस्टेंस, चलो मैं बोलता हूँ 11 मीटर है। गड्ढा 11 मीटर में, बोलो अब कितना?
गड्ढा अगर 11 मीटर पे तो अब कितना, अगर गड्ढा 11 मीटर पर है तो आप देखो 3 बार आगे पीछे होगा, 6 चलेगा, और उसके बाद 5वां कदम, 6 और 5 11 गड्ढे में होगा। अरे 11 अगर रख दूं तो 3 बार आगे पीछे होगा, तो कितना होगा, 24 + 5 29, 29 आ जाएगा। मेथड समझ में आ गया ना, कर लोगे साहब? अरे गिरा लोगे शराबी को गड्ढे में, बचाओगे नहीं? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले गिर जाते तो हाँ, बोले धक्का भी देके आएंगे, बहुत बढ़िया। तो वो वास्तविक दुनिया के लोग। अच्छा, मतलब ये फिर तो तुम्हारा फोटो बनेगा ये। अच्छा, तुम गाड़ी चलाओगे उस दिन? बोले भाई गाड़ी चलाएगा आज। होली आ रही है भाई, थोड़ा संभल के रहना। लोग वाग ठंडाई के नाम पे पता नहीं क्या पिला देते हैं। हम बोले वही चाहिए, वाह। ये ये मतलब क्वेश्चन तेरा ही था ये, असली बेवड़ा तू ही था वो, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले तेरे ही दोस्त थे। बोले गिरने दो। एनसीईआरटी ने तेरा फोटो खींच लिया मतलब है। चलो भाई, तो ये एनसीईआरटी के 3-4 क्वेश्चन हो गए थे अपने। बात आगे बढ़ाएं, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये तो मैंने कल समझा दिया था तुम्हें। एक बार फटाफट बता दो, डिस्टेंस कौन सा, वेक्टर की स्केलर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की स्केलर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है क्या? डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड करेगा। अच्छा, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? डिस्टेंस टाइम के साथ कम हो सकता है क्या? डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ सकता है क्या? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, जीरो, घट सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ घट नहीं सकता। अच्छा, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है क्या? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है क्या? हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है। कर्व पाथ में हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। स्ट्रेट लाइन में भी डायरेक्शन बदल जाएगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। एक ही केस में दोनों बराबर हो सकते हैं, कब? जब डिस्टेंस बराबर, जब जब स्ट्रेट लाइन पाथ और उसमें भी डायरेक्शन ना बदले। ठीक है। अच्छा, कभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है क्या? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है? ढंग से सुनो, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर या मैग्नीट्यूड के बराबर? हाँ, कई बार ये छोटी छोटी चीजें बड़ी दुखदाई हो जाती हैं, है ना। अपन बोल जाते हैं, बोलने में तो बोल जाते हैं, लेकिन समझो वो वेक्टर और वो स्केलर, वेक्टर क्वांटिटी कभी स्केलर के बराबर, मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। ठीक है, चलो आओ, अब मैं इसको थोड़ा वेक्टर फॉर्म में दिखा दूं। आप डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म दिखा दूं, मिटा दूं इसे, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म। ठीक है, देखो साहब, यहां पर मैं बोलता हूं साहब, जब भी वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं बोले तो हम क्या बोलेंगे साहब? ओरिजिन, है ना। या तो वो क्वेश्चन में देगा, और नहीं देता तो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है साहब? ओरिजिन। मतलब हम ओरिजिन पर बैठ करके देखते हैं भैया, जो भी देखेंगे कहां बैठ के देखेंगे साहब? ओरिजिन पर, है ना। ये मैं वेक्टर फॉर्म दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, अब मान लिया इनिशियल पार्टिकल यहां था और फाइनली यहां आ गया साहब। अब यहां से यहां कैसे भी आता हो, यहां से यहां जिगजैग फॉर्म में आता हो, ये जिगजैग फॉर्म में आता हो, है ना, ये यहां पर ये स्ट्रेट लाइन पाथ में आता हो, ये सर्कुलर पाथ में आता हो, कैसे भी आता हो, डिस्प्लेसमेंट को बताओ पाथ से मतलब है क्या? किससे मतलब है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ये पकड़ के मिला दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये लेंथ डिस्प्लेसमेंट होगी। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, है ना। देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है हमेशा इनिशियल पॉइंट से कहां पर? फाइनल पॉइंट। ठीक है, मैं इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखता हूं साहब। इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो ये लिखूंगा आर इनिशियल। ये फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा साहब? आर फाइनल, है ना। अब मुझे बताओ, वेक्टर फॉर्म में अगर मैं जाता हूं तो मैं बोलूंगा एक वेक्टर, ये मैं यहां पर देख सकते हो, यहां से चलता हूं और घूम करके वापस यहां आ जाता हूं, क्या बोलूंगा साहब? ये आर इनिशियल प्लस आर वेक्टर। ये उल्टा आ रहा हूं साहब, तो प्लस आर फाइनल बोलूंगा कि माइनस बोलूंगा? तो ये आर इनिशियल प्लस आर माइनस आर फाइनल बराबर कितना होगा? 0। तो आप देख सकते हो क्या मिलेगा, ये मिलेगा आर इनिशियल
प्लस आर वेक्टर माइनस आर फाइनल बराबर 0। तो आर वेक्टर कितना आएगा? ये आएगा साहब आर फाइनल माइनस कितना? आर इनिशियल। अरे होगा भाई, ये आर आ रहा है साहब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये आर कौन सा वेक्टर है भाई? ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मुझे फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन चाहिए भैया, है ना। अच्छा, कई बार हमें मैग्नीट्यूड देते हैं। अब बताओ साहब, ये वेक्टर एडिशन है या वेक्टर सब्सट्रैक्शन है? तो यहां पर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या लिखोगे? इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का, तो क्या लिखोगे? रूट ऑफ आर इनिशियल स्क्वायर प्लस आर फाइनल स्क्वायर। प्लस आएगा कि माइनस आएगा? अब प्लस की माइनस, और ये क्या होगा? कॉस थीटा। थीटा किस में एंगल होता है? थीटा किस में एंगल? अरे थीटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर में एंगल। डायग्राम में दिखाऊं तो ये वाला एंगल होगा भाई। अबे इनिशियल और फाइनल में यही तो एंगल होगा, है ना। अच्छा, कई मैं आपसे बोलूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये आर इनिशियल और आर फाइनल का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो बोलो आंसर क्या आएगा? कॉस थीटा बाई टू की साइन थीटा बाई टू? अबे कॉस की साइन। कई बार इस्तेमाल कर लिया भाई हमने। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलूंगा तो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे साहब 2r इनिशियल साइन थीटा बाई टू, या बोलोगे 2r फाइनल साइन थीटा बाई टू। अरे मेरी बात समझ रहे हो भाई? ये होगा 2r फाइनल साइन थीटा बाई टू। मतलब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको दिया जाए तो भैया इस तरीके से आंसर बनाना है। ये वेक्टर फॉर्म में कौन सा बता रहा हूं मैं आपको? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक और होता है कि साहब आपको यहाँ पर इनिशियल फाइनल के कोऑर्डिनेट, इनिशियल फाइनल का मैग्नीट्यूड ना देके कोऑर्डिनेट पकड़ा देते हैं। कई बार आपको कोऑर्डिनेट पकड़ा देंगे, साहब इनिशियल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x2 y2 z2। बताओ साहब, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो तो वेक्टर लिखना जानते हो? ये मैंने बताया आपको। अरे वर्क डन निकाला तब भी बताया है ना। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो तो क्या लिखोगे वेक्टर? बोलो आर वेक्टर क्या लिखोगे? आर वेक्टर बोलो क्या लिखोगे? x2 माइनस x1 आई क्या, प्लस y2 माइनस y1 j क्या, प्लस z2 माइनस z1 k क्या। अब ऐसा लिखोगे भाई, है ना। मतलब तीन कंपोनेंट आ रहे हैं साहब, एक x कंपोनेंट, एक y कंपोनेंट और एक z कंपोनेंट। एक क्वेश्चन बनता है साहब, इसमें एंगल पूछते हैं हमसे। ये बोलते हैं कि साहब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल बताइए, है ना। एक्स एक्सेस से एंगल बताइए, वाई एक्सेस से एंगल बताइए, जेड एक्सेस से एंगल बताइए। ये थोड़ी सी वेक्टर की प्रॉपर्टी और मैकेनिक्स में कई जगह हमने इस्तेमाल किए साहब। वेक्टर का एंगल निकालना है एक्स एक्सेस से, वाई एक्सेस से, जेड एक्सेस से। तो यह बोलता है साहब एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, ये फ्रॉम एक्स एक्सेस। देखो डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में लिखता हूं तो यहां बोलते हैं साहब अल्फा बराबर कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, अगर बोलता है वाई एक्सेस से बताओ साहब, वाई एक्सेस से बताओ तो इसको बीटा बोल रहा हूं। ये होता है बीटा बराबर इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और अगर बोलता है जेड एक्सेस से बताइए साहब, फ्रॉम जेड एक्सेस। अब जेड एक्सेस से अगर मैं गामा बोलूं, ये होता है कॉस इनवर्स जेड कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ पा रहे हैं साहब? ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस से किसी वेक्टर का एंगल डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में। ये वेक्टर चैप्टर पढ़ा है तुम लोगों ने, है ना। ये डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में। और मैं अगर इन कॉस कोसाइन में रिलेशन बोलूं तो कोसाइन में रिलेशन क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। याद है आपको? अच्छा, इसको साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन की फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा? ये 2 होगा। मेरी बात पकड़ में आ रही है सब? है ना। ये सिंपल अल्फा बीटा गामा एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से एंगल। ठीक है, पर्दा लगा दे बेटा। ठीक है, ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से एंगल, है ना। ये कोई भी वेक्टर का। अच्छा, 2D की फॉर्म में लिखना, टेंजेंट की फॉर्म में मैंने कई बार इस्तेमाल किया। टेंजेंट की फॉर्म में कई बार हम लोगों ने इस्तेमाल किया। अगर ये 2D वेक्टर की फॉर्म में लिखता है, अगर ऐसे लिखता है कि साहब एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर है, ये अगर आर बराबर लिखता हूं मैं आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो एक्स एक्सेस से जो एंगल होगा ये अल्फा, ऐसा बोलते हैं साहब टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। याद आ रहा है आपको? ये हमने कई बार इस्तेमाल किया है ना। एक्स वाई प्लेन में है तो वाई एक्सेस से एंगल बीटा बराबर ये होता है टेन इनवर्स एक्स कंपोनेंट अपॉन वाई कंपोनेंट। ये एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, वो वाई अपॉन एक्स, ये एक्स अपॉन वाई, एक्स एक्सेस से वाई एक्सेस से। ये टेंजेंट की फॉर्म में,
है ना। अच्छा, ऐसा नहीं कि इसको 2D में कोसाइन की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, 2D में भी कोसाइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। और कोसाइन की फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा साहब ये कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे लिखूंगा ये एक्स अपॉन आर। यहाँ क्या लिखूंगा, कॉस इनवर्स वाई कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब डायरेक्शन कोसाइन की, कोसाइन वाला जो कंसेप्ट है ना, वो डायरेक्शन कोसाइन वाला कंसेप्ट 2D हो 3D हो दोनों वेक्टर पे चलता है ना। लेकिन ये टेंजेंट वाला कंसेप्ट, ये y अपॉन एक्स, एक्स अपॉन वाई, ये सिर्फ 2D में चलता है। मतलब यहाँ मैंने जो लिखा आपके सामने किस वेक्टर के लिए लिखा, ये 2D के लिए लिखा कि 3D के लिए लिखा, ये 3D के लिए लिखा है ना। ये जो कोसाइन वाला फंडा बता रहा हूँ ना, ये 2D 3D सब पे चलेगा। लेकिन वो टेंजेंट वाला जो मैक्सिमम निकालते हैं, कई बार इस्तेमाल किया हमने टेंजेंट वाला, ये टेंजेंट वाला जो है ना, ये सिर्फ 2D पे लिखते हैं कि एक्स एक्सेस से बोलेगा तो y अपॉन एक्स और y से बोलेगा तो x अपॉन वाई। मेरी बात समझ रहे हो है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दो तरह के कंसेप्ट मिलेंगे। एक तो एंगल निकालने की प्रॉपर्टी आएगी, एक ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछेगा, मैग्नीट्यूड पूछेगा। तो बड़ा सिंपल फंडा है साहब, अगर वो फाइनल इनिशियल देता है तो इससे निकालो, वो फाइनल इनिशियल ना दे करके ऐसे आपको ये कोऑर्डिनेट देता है तो ऐसे निकालो, है ना। भाई कोऑर्डिनेट दिए जाए तो ऐसे, और सीधे मैग्नीट्यूड दिया जाए तो ऐसे। ये वेक्टर फॉर्म में बता रहा हूँ साहब, क्या क्या बातें पूछी जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, यही सब पूछेंगे न्यूमेरिकल्स में। अब क्या करना है वो मैंने आपको दिखा दिया सब। हाँ भाई, कल और शनिवार को छुट्टी पे हूँ मैं, जहाँ जाना था। भाई तुम लोगों के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ख्याल हैं तुम्हारे, ये लो शक्ल देखो इनकी, बैंकॉक वालों की शक्ल देखो। नहीं, मैंने तो क्या मतलब, कॉलेज क्या मतलब, नाम ही नहीं सुना था बैंकॉक का, तो अभी कुछ सालों से नाम आने लगा है। पहले गोवा सुन रखा था बस, गोवा बड़ी तमन्ना थी जाने की। कर ली पूरी, तुम्हारी तमन्ना देख रहा हूँ बड़ी बड़ी है। मैं निकलूंगा कल सुबह और संडे को आऊंगा। मथुरा, वृंदावन, ग्वालियर। प्रभु, प्रभु। नहीं नहीं, संन्यास नहीं लिया भाई, अभी बच्चे मेरे पास छोटे छोटे। तुम्हारी छुट्टी है ना फ्राइडे, होली वाले दिन होगी, फ्राइडे को छुट्टी होगी। बस घर बैठो आराम करो, मतलब हद हो गई, हो जाएगा कोर्स अपने आप। और क्या होता है, होली के एक दिन पहले जनरली माहौल खराब हो जाता है, छुट्टी ले लेना सही होता है। मतलब सैटरडे को भी छुट्टी पर हूँ, बोला ना मैंने, मंडे को आऊंगा सीधे। हाँ भाई, बना लिया। तो भैया एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से एंगल आ गया, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस से एंगल एक वेक्टर का, ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ यार। अब वो इनिशियल फाइनल का मैग्नीट्यूड दे दे तो वैसे निकाल लो, कोऑर्डिनेट दे दे तो ऐसे निकाल लो। चलो देने का मौका दो मुझे, मैं देता हूँ, तुम निकालो क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट। तू क्या समझा मुझे पता नहीं, मैंने डिस्प्लेसमेंट के लिए बोला भाई। अच्छा वही समझा, तेरी शक्ल देख के मैं क्या समझूं। अच्छा,
नहीं मुझे, हाँ नहीं नहीं, आवाज बिल्कुल, शक्ल भी पहचानता हूँ। बना लिए साहब, शुरू करें काम। अच्छा अच्छा, विधायक बन गया तो यहाँ नहीं बैठता, क्या करता फिर क्या करता? अच्छा अच्छा, मतलब क्या समझू मैं, देख तू। हाँ भाई, क्वेश्चन शुरू करें। चलो भाई आ जाओ, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन शुरू करो भाई। लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एंड फाइनल, magnitude of initial and final position vector, magnitude of initial and final position vector, respectively 3 meter and 4 meter, 3 meter and 4 meter, 3 meter and 4 meter, and angle of initial and final displacement vector, and angle of initial and final displacement vector, initial and final displacement vector from x-axis, from x-axis 75 degree and 15 degree, 75 degree and 15 degree. Find out magnitude of displacement vector. Find out magnitude of displacement vector. Find out magnitude of displacement vector. ठीक है, इनिशियल और फाइनल का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है कितना? 4 3 बोला कि 3 4 बोला? 3 4 बोला। तो इसका मैग्नीट्यूड साहब 3 मीटर, तो इसका मैग्नीट्यूड दिया है साहब 4 मीटर। ये लो साहब 3 मीटर और ये 4 मीटर। आपसे बोल रहा है कि साहब बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ साहब। अभी बताया मैंने कंसेप्ट कि भैया अगर इनिशियल फाइनल दे दे तो दोनों के बीच का एंगल पता कर लो। बताओ इनिशियल फाइनल में एंगल कितना? हाँ, इनिशियल फाइनल में एंगल 60 आ गया भैया, ये थीटा 60 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट पता है तो ये लो साहब, देखते ही आंसर बोलोगे, और नहीं पता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो अपन क्या लेके आए थे। हाँ तो ये लो साहब, ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 3 इंटू 4 cos 60, cos 60 कितना 1/2, ये 1/2 तो कितना आ गया साहब, ये 9 + 16 -12 कितना होगा साहब, ये 25 - 12, ये होगा √25 - 12, √13 होगा भाई, आंसर होगा √13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा √13 मीटर, तो होगा भाई। बहुत सिंपल फंडा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट आ रहा है, कर लोगे? अब हो जाएगा, चलो एक और लो। हो गया, ही तो हो जाएगा, क्या हो गया। अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि कोऑर्डिनेट देते हैं। अब कोऑर्डिनेट देंगे तो वेक्टर लिखना आपको आना चाहिए, है ना। अब वेक्टर लिख लोगे तो सीधी सी बात है। अच्छा एक पॉइंट और बता दूं, अभी जो फोटो बताया था मैंने, इसमें ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए थे, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपने ये लिखा था। अब तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लो, या भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लो, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तीनों केस में सेम आएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आंसर, ये डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा, देखने वाले पर या इनिशियल और फाइनल पे? हाँ, तुम कहां से बैठ के देखते हो तुम्हारी टेंशन है। तुम अलग अलग जगह बैठ के देखोगे तो इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग अलग बोलोगे, फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट अलग अलग बोलोगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो सेम बोलोगे, है ना। मुझे बताओ, क्या तुम्हारे यहाँ की जगह यहाँ बैठ के देखने से क्या ये लेंथ बदल जाएगा क्या? क्या ये यहाँ से देखने से ये लेंथ बदल जाएगा क्या? तो डिस्प्लेसमेंट किस पर डिपेंड करता है, देखने वाले पर कि फाइनल इनिशियल पर? मतलब क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अब मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी बोल दूं, मुझे मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या पकड़ना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पकड़ना है कि इनिशियल और फाइनल? लिखो एक पॉइंट, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखो साहब। लिखो, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ फाइनल एंड इनिशियल, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट
coordinate of final and initial point respectively 2, 3, 4 and 1, 4, -1. Coordinate of final and initial point 2, 3, 4, 1, 4, -1. If observer present at point 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, find out displacement of particle. Displacement of particle. बताओ साहब मुझे, मैं 1, 1, 1 पे बैठ के देखूं या 0, 0, 0 पे देख के बैठूं, क्या इनिशियल फाइनल पॉइंट बदल जाएगा क्या? तो वही आंसर हो जाएगा। तो ये इसको देखो, इस पे ध्यान दोगे क्या? ऑब्जर्वर की पोजीशन पे ध्यान दोगे क्या? नहीं दोगे। बच्चे ध्यान देने लगते हैं, बोले 1, 1, 1 के रेस्पेक्ट में इनिशियल का पोजीशन वेक्टर लिखो, 1, 1, 1 के रेस्पेक्ट में फाइनल का पोजीशन वेक्टर लिखो, फिर माइनस करो और देखते तो वही आंसर आता है ना? करके देख लेना घर में फुर्सत में। यहाँ पर सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहा हूँ, ये फाइनल है और ये इनिशियल है। तो लो साहब, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? 2 - 1 आई क्या? 4 -1 के क्या? अरे होगा, ये आर वेक्टर कितना आएगा? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप, होगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ये तो मैग्नीट्यूड तो तुम फटाफट बोल दोगे। क्वेश्चन में एंगल भी लिख लो साहब। क्या निकालना है? मैंने बोला नहीं बोला? डिस्प्लेसमेंट बोला, एंड एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये लो साहब। डिस्प्लेसमेंट तो आ गया हमारे पास, कितना आ गया? 25 प्लस ये 2 √27 आ गया √27 मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया साहब। एंगल बोलो, x एक्सिस से एंगल बोलता हूं तो कोसाइन की फॉर्म में लिखता हूं। क्या लिखूंगा? cos इनवर्स x कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। y एक्सिस से बोलो, y एक्सिस क्या बोलोगे? बीटा बराबर cos इनवर्स ये -1 डिवाइड बाय रूट ऑफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। z एक्सिस से बोलता हूं साहब, z एक्सिस से गामा, ये होगा cos इनवर्स, क्या होगा? 5 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अबे होगा भाई, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से एंगल आ गया, अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा और गामा, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। समझ पा रहे हो यार? बहुत सिंपल, बहुत आसान कॉन्सेप्ट। डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर कहीं और भी बिठा दो ना। मतलब बच्चे क्या करते हैं, समय खराब करते हैं कि 1, 1, 1 के रेस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखो, 1, 1, 1 के रेस्पेक्ट में फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखो, फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखो। तो यही आएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मैंने लिखा है ना। तो भैया ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करेगा, ऑब्जर्वर की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल। कोई विशेष चीज नहीं थी इस क्वेश्चन में, बस कंफ्यूज करने के लिए एक ही चीज डाल दी गई थी कि भैया ऑब्जर्वर 1, 1, 1 पे है। अब बच्चे कई देर तक तो यही बैठ के सोचते रहते हैं 1, 1, 1 पे कर क्या रहा है, इसके करने से होगा क्या। फिर कई बच्चे थोड़ी हिम्मत दिखाते हैं, बोले 1, 1 के रेस्पेक्ट में इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बोले फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, फिर लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखते हैं तो आंसर यही आता है। ठीक है। तो मैंने कहा ना ऑब्जर्वर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 0, 0 दूं, 1, 1, 1 दूं, कोई -1, 2, 3 कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी दूं, यही आंसर आएगा। बात पकड़ में आ गई सर? अच्छा, अब दूसरा कंसेप्ट, एक और कंसेप्ट। ये तो इनिशियल फाइनल दिया या कोऑर्डिनेट दिया। कई बार कोऑर्डिनेट नहीं देंगे, इनिशियल फाइनल नहीं देंगे, वो तो पाथ बताएंगे कि पहले नॉर्थ में गया, फिर साउथ में गया, फिर गड्ढे में गया, पेड़ में चढ़ गया, ऐसे ऐसी बातें करेंगे साहब। अब जब ऐसे ऐसे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दें तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पॉलीगन लॉ लगाना है साहब। पॉलीगन लॉ क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो सीधे सीधे क्या करते हो? वेक्टर सम करते हो ना साहब। ये क्या बोलोगे साहब? R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 प्लस R4 जितने होंगे उसको सम कर दोगे भाई। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि इनिशियल पॉइंट नहीं दे रहा, फाइनल नहीं दे रहा, कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा, वो बता रहा है कि पहले नॉर्थ में गया, साउथ में गया, साउथ ईस्ट में गया, है ना, नॉर्थ वेस्ट में गया, ऐसे कुछ भी, तो ऐसे केस में क्या करो? सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लो और नेट क्या कर दो? सीधे वेक्टर एडिशन, मतलब पॉलीगन लॉ आप अप्लाई कर दो। ठीक है। अब इसके लिए सिंपल प्रॉपर्टी बता रहा हूं। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन,
इसको इसको मान लो एक्स वाई, है ना। अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इसी में तो होगा। वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की तरह मत कर देना। मतलब नॉर्थ पे चलने का मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर जा रहा है, साउथ में चलने का मतलब ऐसे नहीं कि नीचे जा रहा है, इसी प्लेन में जाएगा। भाई पर्सन क्या ऐसे हवा में उड़ेगा क्या, है ना, क्या नीचे जाएगा क्या, चलेगा तो इसी प्लेन में ना, है ना। ये मान लो साहब सामने वाला नॉर्थ है तो इधर वाला क्या होगा, साउथ। ये वेस्ट ईस्ट है तो ये क्या होगा, वेस्ट, है ना। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, और ये क्या हो गया, ईस्ट। इसको एक्स वाई प्लेन मान लो। वो प्लस वाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ये प्लस एक्स तो ये क्या हो जाएगा, बस वेक्टर फॉर्म में लिख लो। क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में लिखो, और सीधे सीधे क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो। सीधे वेक्टर एडिशन आंसर आ जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में आंसर आएगा तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हो, वेक्टर का एंगल निकालना भी आप जानते हो, है ना। चलो लिखो इस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, distance and displacement of person in a given conditions, in a given conditions, distance and displacement of person in a given conditions। कंडीशंस दे रहा हूं साहब। पहला ये चला 20 मीटर नॉर्थ में, उसके बाद चला साहब 10 मीटर ईस्ट में, उसके बाद बोलता है 10√2 मीटर चला ये साउथ वेस्ट में। ये साउथ वेस्ट देखो साहब, साउथ वेस्ट, ये इसका मतलब कहां चल रहा है, साउथ और वेस्ट के बीच में चल रहा है। कोई एंगल नहीं बोला गया क्वेश्चन में कि साउथ से कितना एंगल, वेस्ट से कितना एंगल। जब एंगल नहीं बोले तो बराबर बराबर एंगल। अब बराबर बराबर मतलब कितना, भाई साउथ और वेस्ट के बीच में 90 है, बराबर बराबर बांटूंगा तो 45 होगा। तो ऐसा बोलता है ना, साउथ वेस्ट मतलब साउथ से भी 45 और वेस्ट से भी 45। अच्छा चलो एक और देता हूं साहब। ये बोल रहा है कि साहब 10 मीटर गया ये पहले ईस्ट में, फिर 10 मीटर गया ये ईस्ट से 37, या चलो पहले ये साउथ में गया, उसके बाद 10 मीटर गया ईस्ट से 37 डिग्री, ये मैं बोल रहा हूं नॉर्थ की तरफ। ईस्ट से देखो लिखने का तरीका देखो, ये ई पहले लिखा है, एन बाद में लिखा है। जो पहले लिखा होता है ना उससे एंगल होता है, और जो बाद में लिखा होता है ना उसकी तरफ होता है। मतलब ईस्ट से 37 नॉर्थ की तरफ। बोलने का तरीका क्या होता है, बोलने का तरीका होता है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं ना तो इसका मतलब क्या है, जो पहले लिखा है उससे एंगल है, और जो बाद में लिखा है ना उसकी तरफ है। अब ईस्ट से एंगल है, सोचो ये ईस्ट है, ईस्ट से एंगल नॉर्थ की तरफ भी तो हो सकता था, साउथ की तरफ भी तो हो सकता था, तो बताना पड़ेगा किधर, है ना। उसने बोला साहब किसकी तरफ है, नॉर्थ। ईस्ट से 37 डिग्री कहां पर, नॉर्थ की तरफ। मतलब पहले जिसको लिखा है उससे एंगल है, बाद में जिसको लिखा है उसकी तरफ है। बोलने का तरीका क्या होता है, बोलने का तरीका होता है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। इसको कैसे बोलूंगा, इसको बोलूंगा 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना, ईस्ट के 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। अच्छा तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस दे रहा हूं भाई मैं, है ना। अगला ये ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, है ना। ये 10 मीटर चला नॉर्थ में, फिर साहब चला ये 10 मीटर वेस्ट में, उसके बाद 10 मीटर ये बोल रहा है साहब वेस्ट से 53 डिग्री साउथ की तरफ, है ना। वेस्ट से 53 साउथ, इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, है ना। ये इसको बोलूंगा 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। चलो एक और दे रहा हूं, चौथा क्वेश्चन और देता हूं। ये साहब पहले 10 मीटर चला साउथ में, फिर 10 मीटर चला साहब ये यहां पर साउथ वेस्ट में। चलो 10√2 कर देता हूं इसको, 10√2 मीटर साउथ वेस्ट, ठीक है। इसके बाद साहब 10 मीटर चला ये यहां साउथ से 37 डिग्री, साउथ से 37 डिग्री वेस्ट की तरफ। ये 4 ऑप्शन नहीं, 4 क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। एक पहला पहला मैं करता हूं, बाकी 3 तुम करोगे, है ना। ये पहला वाला मैं करके दिखाता हूं, बाकी 3 तुम करके दिखाओगे। ये 4 क्वेश्चन दिए मैंने। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस चैप्टर में आएंगे, कई जगह आएंगे। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसी बातें कई जगह करेगा। आज मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कर रहा हूं, आगे वेलोसिटी के लिए भी ऐसी बातें होंगी, एक्सीलरेशन के लिए भी ऐसी बातें होंगी, है ना। जो भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके क्वेश्चन देना, ये कर लेना साहब जो मैं भी करने जा रहा हूं। नॉर्थ को क्या मान लो, नॉर्थ को मान लो प्लस वाई एक्सिस, नॉर्थ को मान लो प्लस वाई एक्सिस। साउथ को क्या मान लो, साउथ को मान लो माइनस वाई। ईस्ट को क्या मान लो, प्लस एक्स। और वेस्ट को क्या मान लो, वेस्ट को मान लो माइनस एक्स। अरे समझ रहे हो भाई, ये सिंपल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, ऐसा मान लो भाई, ये बिल्कुल ऐसा मान लो, है ना। ये मैं इवन रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना, बारिश छाता वाला, है ना, हवा चलने वाला, सबको मैं ऐसे ही करूंगा।
जहां वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बातें करेगा ना, मैं ऐसे ही करूंगा, है ना। चाहे वो रिलेटिव वेलोसिटी में बोले, एक्सेलेरेशन में बोले, डिस्प्लेसमेंट में बोले, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके क्वेश्चन देगा ना, मैं ऐसे ही मानूंगा। अच्छा, कई बार पेड़ पे चढ़ा देता है, गड्ढे में उतार देता है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो यही प्लेन हो गया ना, है ना। गड्ढे में, गड्ढे का मतलब क्या मान लो, -z। पेड़ पे चढ़ने का मतलब क्या मान लो, +z। अबे इसको अगर XY मान लिया तो इसका परपेंडिकुलर z हो गया ना यार। पेड़ पे चढ़ोगे तो +z, नीचे उतरोगे तो क्या बोलोगे, -z, है ना भाई। इस प्लेन को अपन ने XY मान लिया। अब आ जाओ साहब, पहला क्वेश्चन, 20 मीटर कहां गया, नॉर्थ। ये लो 20 मीटर नॉर्थ की तरफ गया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिखोगे, R1 वेक्टर लिखोगे 20j कैप, लिखोगे भाई। कहां जा रहा है, 10 मीटर ईस्ट की तरफ, लो 10 मीटर ईस्ट की तरफ। अब ये R2 वेक्टर क्या लिखोगे, R2 वेक्टर लिखोगे 10i कैप। ये 10 रूट टू साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब मैंने बताई दिया आपको। साउथ वेस्ट का मतलब साउथ से भी कितना, 45, और वेस्ट से भी कितना, 45। मतलब खुद बताओ इसके दो कंपोनेंट होंगे कि नहीं होंगे, एक वेस्ट की तरफ होगा और एक किसकी तरफ, साउथ की तरफ। ये कंपोनेंट अगर मैं बोलता हूं कॉस, तो ये वाला कंपोनेंट क्या बोलूंगा, साइन बोलूंगा। और कुल मिला के दोनों 10-10 हुए कि नहीं हुए। अब ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया, तो बोलो R3 वेक्टर कितना होगा। ये R3 वेक्टर बोलो, ये x क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, और y क्या है, तो ये आएगा -10i कैप -10j कैप। अब होगा कि नहीं, तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर। मैंने कहा ना पॉलीगन लो भाई, इनिशियल फाइनल देता तो मैं सीधे सीधे फाइनल माइनस इनिशियल कर देता। ये तो पूरे पूरे डिस्प्लेसमेंट दे रहा है अलग अलग। तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, पॉलीगन लो। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है, ऐड कर दो सीधे, सीधे ऐड करो भैया, क्या आता है देखो। ये आ रहा है 20j कैप, ये आ रहा है 10i कैप, और R3 कितना, 10i कैप 10j कैप, वो भी माइनस में। देखो सॉल्व करता हूँ, आई कैप कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया, बोलो कितना आया, 10 क्या, ये जे कैप 10j कैप। इसका मतलब क्या बोलूंगा, ये मैग्नीट्यूड तो आ रहा है साहब 10 मीटर, और डायरेक्शन क्या आ रहा है, डायरेक्शन बोलो, जे कैप का मतलब क्या, नॉर्थ। ये जे कैप का मतलब साहब नॉर्थ आ गया साहब। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया साहब 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ, है ना। अच्छा डिस्टेंस बोल दो, डिस्टेंस बोलो कितना, बोलो डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, क्या बोलोगे, 20 + 10 √2। अरे होगा भाई, ये डिस्टेंस आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ओवरऑल इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ साहब कितना, 10 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सब, मेथड समझ में आ रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चन कैसे करोगे, क्लियर हो गया भाई। एक मैंने कर दिया, बाकी 3 करो। वो 4 ऑप्शन नहीं दिए, है ना, 4 क्वेश्चन दिए। ये पहला वाला मैंने करके दिखाया, है ना। अब ये दूसरा तीसरा चौथा आप करो। ये लिखने का मतलब बता ही दिया मैंने, कहां से कितना एंगल होता है। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों कर रहे हो, विक्टर आंसर ही बोल रहा है भाई। तो चलो आधा क्वेश्चन मैं कर देता हूं, तुम्हारा डिस्टेंस मैं बता देता हूं सब में। सबसे कठिन क्वेश्चन मैं कर देता हूं, डिस्प्लेसमेंट आप बता दो। इन तीनों क्वेश्चन में, यहाँ इस पहले वाले में डिस्टेंस है 30, दूसरे वाले में भी 30, तीसरे वाले में कितना होगा, 20 + 10 √2। बताओ डिस्टेंस, मैंने आंखों आंखों में बता दी। तो डिस्टेंस के लिए आपको फाइनल इनिशियल नहीं देखना है, पूरा पाथ नापना है। नाप दिया मैंने। करो जल्दी जल्दी, अभी यही देख रहे हो क्या। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका भैया। मान लो XY वेक्टर फॉर्म में लिख लो, आंसर वेक्टर फॉर्म में आएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आप अच्छी तरह जानते हो, और एंगल निकालना भी जानते हो।
हो गया सब? हाँ भाई, दूसरा हो गया। चलो चेक करें, दूसरा चेक करें। अब दूसरे में पहले बोल रहा है ईस्ट। देखो भाई, अभी तो फोटो बना लेता हूं मैं, सामने दिखाने के लिए अभी फोटो बना लेता हूं। थोड़ी देर बाद फोटो मन ही मन में बनेंगे। ये मन ही मन में मुझे मुझे पता है कि नॉर्थ का मतलब प्लस वाई है, साउथ का मतलब माइनस वाई है, ये ईस्ट का मतलब प्लस एक्स है, और वेस्ट का मतलब कितना है, माइनस एक्स। अभी तो तुम्हें फोटो बना के सब दिखा रहा हूं। चलो देखो, पहले ईस्ट में गया, 10 मीटर ईस्ट में। ये लो 10 मीटर ईस्ट, ये R1 वेक्टर क्या बोलोगे? R1 वेक्टर बोलोगे 10i क्या? ये बोला 10 मीटर साउथ में गया, लो साहब 10 मीटर साउथ। R2 वेक्टर क्या बोलोगे? ये बोलोगे 10 माइनस जे क्या? फिर बोल रहा है ईस्ट से 37 नॉर्थ की तरफ, ये लो साहब 10 मीटर इधर गया। कहां से? ईस्ट से 37 डिग्री। किस तरफ? बोले नॉर्थ की तरफ, ये लो इधर। अब ये लो साहब, इसके फिर दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा? 10 cos 37। अरे होगा भाई, ये होगा 10 cos 37, और एक कंपोनेंट इधर होगा 10 sin 37। बोलो sin 37 कितना? 3/5, ये 6 हो गया। अरे ये 8 हो गया। बोलो R3 वेक्टर कितना हो गया? एक प्लस एक्स, एक प्लस वाई। तो R3 वेक्टर कितना लिखोगे? ये लिखोगे 8i कैप प्लस 6j कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलो भैया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा साहब R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R3 वेक्टर। R1 वेक्टर कितना? 10i कैप। ये कितना है साहब? ये -10j कैप। और R3 वेक्टर कितना? R3 वेक्टर होगा 8i कैप 6j कैप। बोलो साहब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ जाएगा? 10 और 8 18 आ गया भैया। और ये कितना आ गया? -4j क्या? अबे आ रहा है, ये 18 और 4 आ गया भैया। ये 18 और 4 मैग्नीट्यूड बोलो तो साहब कितना होगा? बोलो आर का मैग्नीट्यूड कितना? डिस्प्लेसमेंट बोले तो कितना? √18² प्लस 4 का स्क्वायर। कितना आ रहा है? √340। √340 है ना, √340 साहब मीटर में डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो अच्छा, एंगल भी पूछा साहब, एंगल भी बता दो। ये आई कैप का मतलब क्या हो गया? ईस्ट हो गया या वेस्ट हो गया? अरे प्लस आई कैप का मतलब ईस्ट, माइनस जे कैप का मतलब ये साउथ और ईस्ट के बीच में है। क्या एग्जैक्ट साउथ ईस्ट है क्या? एग्जैक्ट साउथ ईस्ट है क्या? क्यों एग्जैक्ट क्यों नहीं है? अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता, 10-10, 20-20, 4-4, तो वो साउथ ईस्ट होता, एंगल 45-45 आता। अभी नहीं आ रहा। अभी एंगल कितना आ रहा है? चलो ईस्ट से निकालता हूँ, एक्स एक्सेस से एंगल निकालता हूँ, है ना। वेक्टर का एक्स एक्सेस से एंगल निकालना आप जानते हैं। एक्स एक्सेस से अगर मैं बोलूं तो टेंजेंट की फॉर्म में बोलूंगा तो टेन इनवर्स क्या बोलोगे? वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, है ना। और डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में बोलूं तो थीटा बराबर क्या बोलोगे? कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ऐसे लिखते ना भाई, वो थीटा कोसाइन की फॉर्म में भी लिख दिया, टेन की फॉर्म में भी लिख दिया, जिसकी फॉर्म में बोलेगा। लेकिन ये थीटा कहां कहां से एंगल है? बोलो एक्स एक्स, एक्स मतलब ईस्ट, एक्स का मतलब कहां से? ईस्ट। किस तरफ है? ईस्ट से एंगल है तो किस तरफ है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ है? नॉर्थ की तरफ कि साउथ की तरफ? तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट इतना आ रहा है भैया, है ना। ईस्ट से थीटा एंगल किस तरफ? साउथ की तरफ। यानी क्या बोलोगे? थीटा साउथ ऑफ ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट होगा √340 मीटर, थीटा साउथ ऑफ ईस्ट। अरे मेरी बात पकड़ में आ गई भाई? ये एंगल लिखने का तरीका समझ रहे हो ना? जो जिससे जिसको पहले लिख रहा हूं उससे है, जिसको बाद में लिख रहा हूं उसकी तरफ बताना पड़ेगा ना यार। भाई मैं ऐसा ऐसा बोल के थोड़ी छोड़ सकता हूँ ईस्ट से इतना एंगल। मुझे बताना पड़ेगा ईस्ट से किस तरफ इतना एंगल। ईस्ट से इधर नापूं कि इधर नापूं? बताना पड़ेगा ना मैंने किधर नापा। तो मैंने साउथ की तरफ नापा, है ना। मैंने किस तरफ नापा साहब? साउथ। अरे साउथ की तरफ नापा ना यार। अरे मेरी भावनाएं समझ रहे हो, है ना। अच्छा, इसको अगर मैं -4 कर देता, यानी प्लस जे कैप ले लेता, तो फिर मैं कहां से नापता? फिर नॉर्थ से नापता। अरे ये वेक्टर देखो, ये प्लस आई कैप है, इसका मतलब ईस्ट है कि वेस्ट है? अगर यहाँ माइनस जे कैप की जगह प्लस जे कैप होता तो क्या होता? तो ये माइनस जे कैप मतलब इधर -4 कर देता मैं, और सॉल्व करते समय इधर -4 ले लेता मैं। तो फिर वो एंगल कहाँ किस तरफ होता? फिर वो साउथ की तरफ होता कि नॉर्थ की तरफ होता? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी भावनाएं सुन लो। ये ऑप्शन में घुमाएगा और कुछ नहीं, है ना। ये देखो, ये माइनस जे कैप है, इसका मतलब साउथ की तरफ है। इसी वेक्टर को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 18i कैप -4 जे कैप, क्या मैं कोई गलत लिख रहा हूँ क्या? तो ये तो ईस्ट है, ये क्या हो गया? ये नॉर्थ हो गया। अब क्या हो गया? अब एंगल क्या लिखते? अब एक्स एक्सेस से एंगल क्या लिखते? अब एक्स एक्सेस मतलब ईस्ट से एंगल क्या लिखते?
आप लिखते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, वाई लिखते हैं -4, एक्स क्या लिखते हैं 80, ऐसा लिखते हैं आप। अब आप ऐसा लिखते हैं आप, है ना। और ये कोसाइन वाला क्या लिखते हैं, थीटा बराबर कोसाइन वाला क्या लिखते हैं, ये लिखते साहब ये एक्स कंपोनेंट, ये तो यही लिखता मैं। अबे ये तो मैं यही लिखता। अरे समझ रहे हो मेरी बात, अरे समझ रहे हो। लेकिन अब मुझे बताओ, ये एंगल ईस्ट से है, मैंने माना, किस तरफ है अब, नॉर्थ की तरफ है कि साउथ की तरफ, नॉर्थ की साउथ। हाँ अब मैं क्या लिखता, अब मैं लिखता साहब ये ईस्ट से थीटा एंगल कहां पर, नॉर्थ की तरफ। ये मेरी बात पकड़ में आ रही है मैं क्या क्या कर रहा हूं, है ना। ये देख सकते हो, मैं पहले वाले केस में मैंने किसकी तरफ लिखा, साउथ की तरफ, ये किसकी तरफ लिखा मैंने, नॉर्थ की तरफ। वो साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ। ये वेक्टर बताएगा किसकी तरफ लिख रहे हो, अब ये वेक्टर बताएगा तुम किसकी तरफ लिख रहे हो। बात पकड़ में आ रही है सब। अच्छा डिस्टेंस तो आंख बंद करके बोल दोगे, बोल ही दो डिस्टेंस। ये तो क्या लिखा तुमने, ये लिखा साहब डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बोलो कितना, बोलो डिस्टेंस 30 मीटर, ये लो डिस्टेंस 30, डिस्प्लेसमेंट इतना। ये एंगल की प्रॉपर्टी समझ लेना, 4 ऑप्शन में एंगल में ही ट्विस्ट कर सकता है और कुछ नहीं। अपने को बताना पड़ेगा कि साहब साउथ की तरफ है कि नॉर्थ की तरफ है। साउथ मैंने दोनों तरफ निकाल दिया, साउथ की तरफ से नापूं नॉर्थ की तरफ नापूं, दोनों बता दिए। हाँ भाई तीसरा कर लिया। अब फोटो बनाओ कि सीधे वेक्टर लिख दूं, अब मन ही मन में बनने लगा होगा। अब दो तीन में हाथ साफ कर लेते हैं, फिर तो मन ही मन में बनता है। तो भैया नॉर्थ का मतलब क्या लिखूं, प्लस जे कैप। अबे नॉर्थ का मतलब जे क्या है, वेस्ट का मतलब बोलो, वेस्ट का मतलब प्लस आई कैप माइनस आई कैप, है ना। अब ये वेस्ट से, वेस्ट और साउथ के बीच में, वेस्ट और साउथ मतलब -x और -y, है ना। -x और -y, ये एक कंपोनेंट होगा -x की तरफ, कितना 10 cos 53, 10 cos 53 मतलब ये 6 हो जाएगा, है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना, तो R3 आएगा -6 आई कैप -8 जे कैप। ये समझ रहे हो मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने मन ही मन में लिख दिया। मेरे मन की बात समझने लगे हो तुम, मैं उम्मीद करूं, और मेरे मन की बात समझ लगे हो ना। यही आ रहा है क्या, या फोटो बना के निकाल के दिखाऊं, फोटो बनाऊं, ठीक है। तो लो साहब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो फटाफट। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, सम कर दो 10 आई कैप, ये 10 जे कैप, तो जे कैप कितना बचेगा 2, और आई कैप कितना हो जाएगा 16, -16 आई कैप -2 जे कैप, माइनस की प्लस, प्लस जे कैप। मतलब आर वेक्टर बोले तो 16 आ रहा है माइनस आई कैप, और ये आ रहा है साहब जे कैप। बोलो माइनस एक आई कैप का मतलब क्या हो गया, ईस्ट हो गया कि वेस्ट हो गया, और प्लस जे कैप का मतलब ये नॉर्थ वेस्ट है भाई। अब एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट है क्या, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है कि नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है कि नॉर्थ वेस्ट है, तो बोलो बीच में है, वो बीच में है। अब ये एंगल बोल दे साहब, एंगल बोलता हूं साहब एक्स एक्सिस से, एक्स नहीं -x से, -x का मतलब कहां से, ईस्ट से कि वेस्ट से, वेस्ट से। थीटा एंगल अगर मैं बोलता हूं तो बोलूंगा 10 इनवर्स y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, या डायरेक्शन कोसाइन में बोलूंगा cos इनवर्स ये x कंपोनेंट डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, बोलो मैग्नीट्यूड कितना, √16 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना है 2, ये 260 आ रहा है भाई, ये √260, ये थीटा आ गया। बता फटाफट बोलो, ये एंगल वेस्ट से है, अरे वेस्ट से है, किस तरफ है, नॉर्थ की साउथ, नॉर्थ। तो ये लिखना पड़ेगा सर, ऐसे लिख के बताना पड़ेगा यार, कि वेस्ट से थीटा एंगल नॉर्थ की तरफ, कि वेस्ट से थीटा एंगल साउथ की तरफ, ऐसा बताना पड़ता है यार। अबे तुमने तो नाप लिया, बोले वेस्ट से इतने एंगल पर है, ये बताना ही भूल गया किस तरफ है ना। तो बताना तो पड़ेगा ना किस तरफ है, वेस्ट से तो इधर भी नाप सकता हूं उधर भी नाप सकता हूं। चलो डिस्टेंस बोलो इसमें, इधर डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बोलो कितना, हाँ डिस्टेंस 30 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट है, और अगर डिस्टेंस बोलूं तो 30 मीटर, डिस्टेंस बोले तो 30 मीटर। अब चौथा कर दो भाई, कर लिया होगा, कर लिया फोर्थ, सीधे वेक्टर लिखे, अरे मन ही मन में लिख दूं, ये साउथ का मतलब -j कैप, साउथ और वेस्ट तो 45 45 10 10 आएगा, है ना। 10 10 आएगा मतलब ये R2 कितना आएगा, -10 आई कैप -10 j कैप आएगा। ये साउथ से 37, यानी साउथ की तरफ तो होगा कॉस, कॉस यानी 8 हो जाएगा,
लो साहब, ये साउथ वाला 8 हो जाएगा और वेस्ट वाला 6 हो जाएगा, तो -6 आई कैप -8 जे कैप आ रहा है भाई। ये मैंने 1 में लिख दिया साहब। मेरी मन की बात समझ रहे हो? मन की बात, बहुत दिन हो गए अपने को साथ रहते रहते। जब बहुत दिन साथ रहते रहते हो जाते हैं तो मन की बातें समझने लगते हैं, समझने लगते हैं ना। तो लो साहब, आर वेक्टर ये हो गया आपके पास -10 जे कैप -10 आई कैप -10 जे कैप -6 आई कैप -8 जे कैप। आर वेक्टर कितना आएगा? आई कैप बोले तो कितना, 6 और 10 16 होगा। ये 16 माइनस आई कैप है ना। जे कैप बोले तो कितना हो जाएगा? 28 28 माइनस जे कैप वो होगा। बोलो -1 का मतलब बोलो ईस्ट या वेस्ट? अरे ईस्ट या वेस्ट? जे कैप का मतलब बोलो। -1 का मतलब साउथ। साउथ और वेस्ट होगा क्या? एग्जैक्ट साउथ वेस्ट होगा? साउथ साउथ और वेस्ट के बीच में होगा। चलो ये वेस्ट से एंगल बोल दो। वेस्ट से एंगल बोले तो टेन इनवर्स वेस्ट का मतलब -x एक्सिस। ये x एक्सिस से बोलेंगे तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। ये मैं बोलूंगा साहब वेस्ट से थीटा एंगल साउथ की तरफ। ये वेस्ट से थीटा एंगल साउथ की तरफ होगा भाई। वेस्ट से थीटा एंगल साउथ की तरफ है ना। डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस तो हो गया 20 + 10√2। हाँ, किधर से बेटा? कौन सा? ये वाला? ये वाला? ये वाला? साउथ से 37, तभी तो मैंने ये नहीं, साउथ से 37 वेस्ट की तरफ। वेस्ट होता -आई कैप, साउथ तो -जेकेप होता है ना। तो जेकेप वाला तो 8 लिखा ना मैंने। cos 37 ये ले, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे तो मन ही मन में फोटो बन रहा है। मैं तो बरसों से बना रहा हूँ ना, मेरे तो मन में जल्दी से बन जाता है ना। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था कि तुम्हारे मन में बनने लगा क्या? नहीं बनने लगा। मैं खींच के दिखाता हूँ। ये देखो साउथ और वेस्ट, ये साउथ ये वेस्ट। ये साउथ से 37 डिग्री वेस्ट की तरफ 10 मीटर। ये कंपोनेंट बोल कितना? 10 cos 37 और ये कितना हुआ? 10 sin 37। बोल ये 8 हुआ कि नहीं हुआ? ये 8 हुआ और ये 6 हुआ। तो यही तो लिखा मैंने, ये तो लिखा -6 -8। मन में बना फोटो तो, है ना। ये मन की स्टेज कब आती है? जब अपन एक्सपर्ट हो जाते हैं। पहले हाथ चला तू, आंखों के सामने फोटो बना। समझ रहा है ना? सामने अभी तुझे फोटो चाहिए, अभी तेरी वो स्टेज नहीं आएगी, तू मन ही मन में। अभी बिगनर है तू, अभी तू बिगनर है। तो भैया ये क्वेश्चन करते समय फोटो बना लेना, है ना। मेरे तो मन ही मन में बन जाते हैं। तुम्हारी वो स्टेज नहीं आई अभी, है ना। धीरे धीरे आएगी भाई। तो देखो ना, गलती कर दी उसने भाई ने। तो बना लिया करो अभी, सेटिस्फेक्शन पूरा सामने फोटो देख के। समझ पा रहे हो भाई? कर लोगे? तो अभी तक कहाँ चले थे? इसी प्लेन में चले थे ना। अब कई बार बोलेगा, बोले पेड़ पे चढ़ गया, गड्ढे में उतर गया, तो वो कौन सा प्लेन होगा? जेट। एक वो भी दे देता हूं, चलो। आ गया सबको? चलो इसका डिस्प्लेसमेंट तो लिखो पहले। मैग्नीट्यूड लिखो, कितना आ रहा है रूट में? ये होगा डिस्प्लेसमेंट √16² +28 का स्क्वायर। कितना आ रहा है रूट? कितना? 1000 1040। डिस्टेंस बोलो साहब, डिस्टेंस बोलो तो 20 + 10√2 आ रहा है भाई। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया। कर लोगे? हो जाएगा? अबे रखूं भरोसा? वे कंसेप्ट सिखाने के लिए एक क्वेश्चन पर्याप्त होता है, ये एक से ज्यादा मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसे नहीं कि मुझे मजे आ रहे हैं, है ना। ये तुम्हें हाथ साफ करवा रहा हूँ मैं। कर लोगे? चलो एक एक पेड़ पे भी चढ़ाता हूँ पहले। इस प्लेन से वर्टिकल प्लेन में भी चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, दूंगा ये अगला। देखो पर्सन, ए पर्सन moves a person moves 3 meter east, 3 meter east, 4 meter north, 4 meter north, and climbs up a pole, and climbs up a pole
and climbs up a pole of height 12 meter. Height 12 meter. Find out distance, displacement, distance, displacement, and angle of displacement vector. Angle of displacement vector from east, north, and vertical plane. ईस्ट से, नॉर्थ से और वर्टिकल प्लेन से एंगल ही बताना है सर। पहले ईस्ट में गया, फिर नॉर्थ में गया, फिर पेड़ पे चढ़ गया, खंबे पे चढ़ गया। अब ईस्ट का मतलब प्लस एक्स, नॉर्थ का मतलब प्लस वाई, और वो खंबे का मतलब क्या हो गया, प्लस के। खत्म हो गया क्वेश्चन। डिस्टेंस कितना साहब, 3 + 4 + 12। 3 + 4 + 12 19 मीटर हो गया। और डिस्प्लेसमेंट बोले तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिख दो, ठीक है। चलो डिस्टेंस लिख देता हूं पहले। डिस्टेंस तो हो गया साहब 3 + 4 + 12, कितना हो गया, ये हो गया साहब 19 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखोगे तो 3i कैप, 4j कैप, 12 + k कैप लूं या माइनस के कैप, प्लस के कैप ले लो, तो कुछ भी ले लो, आंसर तो सेम आने वाला है। लो साहब, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलता हूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, √3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 मीटर आएगा भैया। डिस्प्लेसमेंट आएगा 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर, डिस्टेंस आ गया साहब कितना, 19 मीटर। अच्छा, एंगल भी बोल दो साहब। ईस्ट से एंगल, ईस्ट का मतलब प्लस एक्स। ये अगर मैं अल्फा बोलता हूं तो क्या बोलूंगा, कॉस इनवर्स एक्स कंपोनेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। मैं नॉर्थ बोलता हूं, नॉर्थ का मतलब प्लस वाई बीटा, क्या बोलूंगा, कॉस इनवर्स 4/वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैं साहब ये वर्टिकल प्लेन बोलता हूं, वर्टिकल प्लेन, तो वर्टिकल प्लेन का मतलब जेड हो गया साहब, जेड से गामा बोलोगे तो कितना होगा, कॉस इनवर्स 12/13 होगा भाई। ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, सबसे एंगल बता दिया, ईस्ट से, नॉर्थ से और जेड से। हो जाएगा साहब, बहुत सिंपल फंडा है ना। ये वेक्टर फॉर्म में मैंने सारे क्वेश्चंस किए डिस्प्लेसमेंट के। अगर इनिशियल फाइनल देता है तो कैसे करना है, इनिशियल फाइनल के कोऑर्डिनेट देता है तो कैसे करना है, और इनिशियल फाइनल ना देकर के ऐसे बोलता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो कैसे करना है, कर लोगे। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बातें और होगी आगे, आगे वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, वहां भी ऐसी बातें होंगी। इवन आगे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे ना, हवा चलेगी, है ना, ट्रक चलेगा, वहां बोलते हैं कि वो ऐसे चल रही थी, है ना, हवा, और चलते चलते उसको वहां से आते हुए लग रही थी, बताओ वास्तव में कहां से आ रही थी, हवा। तो वहां भी ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले जितने होंगे ना, मैं ऐसे ही करूंगा। वहां पर कई बार पहाड़ी पे भी चढ़ता हुआ दिखेगा तुम्हें, है ना। पहाड़ी मतलब ये क्या हो जाएगा भाई, एक वर्टिकल प्लेन, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, एक वर्टिकल हो जाएगा। वो हॉरिजॉन्टल को एक्स मान लेंगे तो वर्टिकल को क्या मान लेंगे, वाई। समझ रहे हो ना भाई। चलो, अब नेक्स्ट तरह के कंसेप्ट पे आते हैं साहब। अगला कंसेप्ट है, अब आपको बताएगा साहब सर्कुलर पाथ में चलता है, आपको बोलेगा साहब हेक्सागोनल पाथ में चलता है ना, कभी बोलेगा स्क्वायर की साइड्स के अलोंग चलता है, मतलब ऐसे चलवाएगा आप। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में कभी सर्कुलर, कभी मतलब मोशन बताएगा आपको, मोशन किस तरह का, और मोशन देख करके पूछेगा डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो बेसिक डेफिनेशन वही, इनिशियल फाइनल पॉइंट को पकड़ के मिला दो, उस स्ट्रेट लाइन की लेंथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और अगर पाथ की एक्चुअल लेंथ नाप लें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लिखो एक क्वेश्चन, लिखो। देखो, ब्लाइंड मैन, अंधा आदमी, कल शराबी था, आज अंधा है। ए ब्लाइंड मैन मूव्स 10 meter forward, 10 meter forward and take 60-degree turn, in left direction, 60-degree turn in left direction, and repeat that process, and repeat that process.
बार बार ऐसे ही करता है सब। 10 मीटर चलता है, 60 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाता है, फिर 10 मीटर चलता है, 60 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाता है। मतलब अंधे लोगों ने अपनी बना रखी होती है साफ दुनिया, कैसे चलना है, कहाँ क्या चीज। 10 मीटर चलेगा, फिर लेफ्ट, फिर 10 मीटर, फिर लेफ्ट, हर बार 60 डिग्री। फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन एट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड टर्न, वे जहां दूसरा टर्न लेगा वहां पर। नेक्स्ट एट थर्ड टर्न, नेक्स्ट एट फोर्थ टर्न, नेक्स्ट एट फिफ्थ टर्न। हाँ, टर्न हर बार टर्न लेता ना। वे पहली बार टर्न लिया, फिर दूसरी बार लिया, फिर तीसरी बार लिया, तो सेकंड टर्न पर, थर्ड टर्न पर, फोर्थ टर्न पर, फिफ्थ टर्न पर, सिक्स टर्न पर, है ना। दूसरे टर्न पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर और छठे पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है इस पर्सन का, अंधे आदमी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब पहले इसके मोशन का अगर फोटो बना लो तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना आसान हो जाएगा। देखो फोटो कैसा बनता है इसका। ये पहले 10 मीटर चलता है सीधा। अबे 10 मीटर सीधा चला, फिर 60 डिग्री लेफ्ट घूम जाएगा। कितना चलेगा? फिर 10 मीटर चलेगा। अबे ये देखो 60 डिग्री लेफ्ट घूम गया, और फिर कितना चला साहब? 10 मीटर। अच्छा, इसके बाद फिर 60 डिग्री घूम जाएगा साहब, फिर 60 डिग्री घूम जाएगा, है ना। ये लो, फिर 60 डिग्री घूम गया अपने अपने यहां से, ये लो, और फिर कितना चला? 10 मीटर। अच्छा, फिर 60 डिग्री घुमाओ साहब, ये 60 घुमाओ। अब ऐसे 60-60 अगर तुमने 6 बार घुमा दिया ना, हाँ अब तुम समझ गए भाई। अब इस अंधे आदमी की क्रोनोलॉजी तुम समझ गए। अबे समझ रहे हो भाई? अरे इसकी सोच समझ गए तुम? ये क्या करने वाला है? ये वापस से वहीं पहुंचने वाला है। देखो 10 मीटर, ये देखो 60 डिग्री। अब इसके बाद में फिर देखो यहां पर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, 10 मीटर चला, ये 60 डिग्री का टर्न लिया। बताओ साहब, यहां से अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट बोलता हूं तो फर्स्ट टर्न यहां पे था, अब ये सेकेंड टर्न यहां था, थर्ड टर्न यहां था, फोर्थ टर्न यहां था, है ना, ये फिफ्थ टर्न यहां था, और बताओ साहब 6 टर्न यहां पे होगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ, अंधे आदमी ने क्या बना दिया? तुम्हें पता भी नहीं चला और उसने बना दिया। दिख गया तुम्हें? तुम्हें दिख गया? ये बोला डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, सेकंड टर्न पे बताओ, थर्ड टर्न पे बताओ, फोर्थ टर्न पे बताओ, फिफ्थ पे बताओ, सिक्स पे बताओ। ट्रायंगल कैसे? 60 60 60। 10 मीटर चला, ये देख तेरे सामने 10 मीटर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री। ये ट्रायंगल कहां बना? अभी तो और चल रहा है ना। ये मिला दूं? मतलब तू क्या चाहता है? ये लेफ्ट घुमा 60 डिग्री, तो ये तो यूं हुआ ना। ट्रायंगल बनाने के लिए तुझे 120 चलना पड़ेगा। ये तो 120 होगा ना, ये तो 60 ही हुआ। 60 हुआ ना, 60। और हर बार 60 60 60 60 घूमेगा। तेरे सामने 60 60 घुमा रहा हूँ, देख। 90 से कम ही घुमा रहा हूँ। 90 से ज्यादा घुमाता तो वापस आने की संभावना होती है। नहीं भाई, ये यूं चलता और 120 घूमता तो ये ऐसे, और फिर इस डायरेक्शन से फिर 60 घूमता तो ये होता। मतलब पहले तो तू 120 घुमाता और फिर 60 घुमाता तो ट्रायंगल बनता। तो क्या तूने ऐसे किया क्या? तूने तो अबे 60 डिग्री घुमाया था ना इनिशियल से। इनिशियल डायरेक्शन वेक्टर ये, इनिशियल डायरेक्शन ये, इससे 60 डिग्री। तू इधर से क्यों नाप रहा है? यहां से 60 नाप रहा है यूं? अबे वेक्टर पढ़ा नहीं पढ़ा तूने? कैसी कैसी बातें करता है? वेक्टर का पूछ और सर, ये देख, ये देख, पूछ से पूछ मिला दी। अगर ऐसे देखता हूं तो ये पूछ से पूछ तो 120 हो गया, ये पूछ से पूछ तो तुझे 120 हो गया। हाँ भाई, बात पता लगा अंधे आदमी का। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी बोल दो यार, क्या बचा अब तो कुछ बचा ही नहीं। देखते आंसर बोल दोगे तुम तो। ये लो साहब, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब साहब? ये सेकंड टर्न पर, थर्ड टर्न पर, फोर्थ टर्न पर, फिफ्थ टर्न पर, और ये सिक्स टर्न पर, है ना। आ जाओ साहब, डिस्टेंस मैं बोलता जाता हूं। बताओ सेकंड टर्न तक डिस्टेंस कितना? 20 मीटर। थर्ड टर्न तक कितना? 30 मीटर। फोर्थ टर्न तक 40, ये 50, और ये कितना होगा? 60। डिस्टेंस तो आ गया भैया, आ गया।
अब डिस्प्लेसमेंट बोलो साहब, ये पहले ये वाला ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब आपको अगर हेक्सागन की प्रॉपर्टी याद हो, मैंने पहले भी बताई होगी आपको, हेक्सागन के डायगोनल की लेंथ, ये भाई सीधे क्या है, वेक्टर फॉर्म में जाने की जरूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है हेक्सागन के लिए, अगर साइड का लेंथ में ए बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं साइड का लेंथ ए है, तो यहाँ तो सीधे सीधे आंसर होगा साहब, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए, ये ए। तो ये जो होता है √3 होता है, जानते हैं √3 है। ये जो होता है 2a होता है, और ये वाला फिर से क्या होता है, ये वाला फिर से √3a होता है भाई। ये जानते हो कि नहीं जानते हो? ये जानते हो? हेक्सागन के लिए प्रॉपर्टी नहीं जानते हो? क्या बात कर रहे हो? अरे मजाक कर रहे हो? मैं याद दिलाऊं तुम्हें? ये मैंने तुम्हें पहले ट्रायंगल व्रैंगल जब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया होगा तभी, अरे मैं जब एक साथ बताता हूँ सारी बातें, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया होगा, मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की डिस्टेंस, तभी ये स्क्वायर के लिए, हेक्सागन के लिए ये मैं अभी याद दिलाता हूँ। ये ए तो ये √2a होता है, ये और यहां से यहां तक a/√2 होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये ए, ये a/√3 होता है, और ये वाला a/2√3 होता है हेक्सागन का ये होता है। हद कर रहे हो मतलब। और नहीं तो फिर वेक्टर फॉर्म पे जाओ, ट्रायंगल लॉ लगा लगा के आंसर निकालो, है ना, वेक्टर पढ़ चुके हो तुम, बोलो नहीं है ना, ट्रायंगल लॉ लगा लगा के आंसर निकालो। फिर ये डायरेक्ट अगर याद होगा ना तो देखते हैं आंसर बोलोगे आंखों आंखों में, है ना। बोलो ये लेंथ कितनी है, बोलो 10√3, ये कितनी होगी? अब ये 2a 20 मीटर, ये कितनी होगी? फिर 10√3, अब होगा यार। आओ बोलते जाओ, डिस्प्लेसमेंट बोलो, सेकंड टर्न पर कितना? सेकंड टर्न पर 10√3 मीटर, थर्ड टर्न पर कितना? 20 मीटर, वो देखो फिर से 10√3 मीटर, है ना। और वहां बोले तो कितना? 10 मीटर, और यहां बोले तो कितना? 0। 6 पे तो वापस यही आ गया ना, 0 हो गया। फिफ्थ पर यहाँ है तो ये होगा साहब 10 मीटर। वो लिख लो, वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेक्सागन, ये डायरेक्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो हेक्सागन के ये डायगोनल की लेंथ, हाँ भाई ऑनलाइन वालों समझ रहे हो? अपने मॉड्यूल में ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में दिया और उसमें वेक्टर फॉर्म से सॉल्व कर रहा है साहब। वो बच्चे वेक्टर देख देख के उलझते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, तू कौन सी दुनिया है ये? तुम उससे मैकेनिक्स पढ़ रहे हो भैया, बहुत आसान दुनिया लगेगी तुम्हें। अबे तारीफ कर रहा था मेरी यार, नहीं गलत कर दी क्या? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं उसकी, जरूरत नहीं, मुझे जोश दिलाने की जरूरत नहीं। मैं अपने हिसाब से जोश में आता हूँ। ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ये नंबर पता नहीं जो भी है। सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी में, ये अंधे आदमी का। अच्छा वहां भी वेक्टर फॉर्म में कर रहा है वो, वेक्टर फॉर्म के साथ ही कर रहा है, और वेक्टर में मिलेगा तुम्हें ये। आगे सब चलो, अब पाथ बदलते हैं। अब मैं सर्कुलर पाथ में घुमा देता हूं। आगे सबका आ चुका भाई? लिखो एक क्वेश्चन और। अच्छा इन सारे केस में देखो पाथ स्ट्रेट लाइन है क्या? ओवरऑल पाथ स्ट्रेट लाइन है क्या? अरे ओवरऑल पाथ स्ट्रेट लाइन की कर्व। देखो सारे केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ रहा है, हर केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आएगा। देखो ये 20, ये 17 के लगभग है ना, ये 30, ये 20, ये 40, ये कितना, ये 17 समथिंग, ये देखो 50, ये 10, ये 60, ये 0। मैं पहले ही बोल चुका हूँ यार कि स्ट्रेट एक ही केस में बराबर होता है, कब? स्ट्रेट लाइन में भी डायरेक्शन ना पलटे, स्ट्रेट लाइन में भी डायरेक्शन पलट जाए तो कौन ज्यादा? डिस्टेंस। कोई ऐसा एग्जांपल नहीं मिलेगा जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम आ जाए।
कम आ जाए, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ज्यादा। चलो एक और लिखो, एक और लिखो, मिटा दूं इसको। लिखो, पार्टिकल रोटेट्स in a circular path, rotate in a circular path of radius r. Particle rotate in a circular path of radius r, find out distance and displacement of particle, distance and displacement of particle, distance and displacement of particle in first 1/4 rotation, first 1/4 rotation, second half rotation, second half rotation, third 3/4 rotation, third 3/4 rotation, fourth 1 rotation, fourth 1 rotation, fifth in a theta angular displacement, fifth in a theta angular displacement, 1/4 चक्कर में, आधे चक्कर में, 3/4 चक्कर में, एक चक्कर में, और बोल रहा है थीटा घूमने में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये कर रहे हो कि मैं शुरू हो जाऊं? मैं शुरू हो जाता हूं। देखो साहब, 1/4 रोटेशन, ये इनिशियल पॉइंट ये मानूं तो फाइनल पॉइंट ये होगा साहब, ये रेडियस आर है। 1/4 रोटेशन का मतलब आप यहां से यहां पहुंच गए साहब, ये 1/4 रोटेशन का मतलब यहां से यहां। तो ये जो नीला नीला दिखा रहा हूं मैं, ये इसके पाथ की एक्चुअल लेंथ होगी साहब। अबे नीला नीला, और ये देखो लाल लाल दिखा रहा हूं जो मैं, ये क्या है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। बोलो लाल वाला क्या है? लाल वाला लेंथ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। और नीला वाला डिस्टेंस। मानते हो भाई? है ना? अब अगर मैं डिस्टेंस बोलता हूं तो ये कितना है? ये है साहब सरकमफ्रेंस का 1/4। ये है 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। पूरी सरकमफ्रेंस का 1/4 है भैया। तो आंसर कितना होगा? आंसर होगा πr/2। होगा कि नहीं? ये 1/4 रोटेशन में डिस्टेंस आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या है साहब? ये आर है, ये आर है, तो ये तो कितना होगा? √2r। लो भैया, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? ये डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास √2r। अभी आ रहा है भाई? ये देख सकते हो, इनिशियल और फाइनल, है ना भाई? इनिशियल फाइनल को पकड़ के मिलाओ, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये मैंने निकाल दिया साहब 1/4 रोटेशन। अब आधा चक्कर, आधा, ये देखो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। आधा चक्कर का मतलब क्या होगा? आधे चक्कर का मतलब ये पहले यहां था और फिर यहां आ जाएगा। ये इनिशियल और फाइनल है ना, इनिशियल से फाइनल। तो एक्चुअल पाथ की लेंथ ये होगी भाई, ये एक्चुअल पाथ की लेंथ ये होगी, होगी भाई। ये होगा साहब पाथ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये नीला वाला, नीला वाला। बोलो कितना होगा? इसी को डिस्टेंस बोलोगे? कितना होगा डिस्टेंस? सरकमफ्रेंस का आधा हो जाएगा भैया। ये सरकमफ्रेंस का आधा हो गया, यानी आंसर कितना होगा? πr होगा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा वाला लेंथ? ये इनिशियल और फाइनल को पकड़ के मिला दो, ये शॉर्टेस्ट लेंथ इसी स्ट्रेट लाइन की लेंथ होगी भाई। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा साहब डिस्प्लेसमेंट। बोलो कितना होगा? ये r हो गया, ये r हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? अबे 2r आ गया। आया कि नहीं? अबे आगे ना बोलो, अबे कुछ बोलो, है ना? ये डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, बहुत इजी है ना। लो तीसरा, लो तीसरा। ये बोलता है साहब 3/4 रोटेशन। अब 3/4 रोटेशन देखो, 3/4 रोटेशन जहां से चला था, मान लिया ये इनिशियल पॉइंट्स, ये होगा फाइनल पॉइंट्स। ये इनिशियल और ये फाइनल, है ना? ये मैं नीला नीला दिखा दूं तुम्हें। ये चला साहब इस पाथ पे चला, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ नीला वाला, नीला वाला यहां तक आया है साहब। अभी यहां तक आया है। ये कितना होगा? इसी को डिस्टेंस बोलोगे ना? ये डिस्टेंस बोलोगे तो कितना होगा? ये होगा सरकमफ्रेंस का 3/4 ऑफ सरकमफ्रेंस। मतलब आंसर कितना? आंसर होगा 3π/2r। होगा भाई? बताओ अब डिस्टेंस के लिए क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है? फाइनल और इनिशियल को पकड़ के मिलाना है सब। अब इस लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलोगे? ये वाली लेंथ कितनी दिख रही है आपको? ये आर, ये आर तो कितना दिख रहा है? √2r। बोलो साहब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया साहब √2r। मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट को पकड़ के मिला दो, जो स्ट्रेट लाइन बनेगी उसकी लेंथ को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट।
तो आप देख सकते हो डिस्टेंस हमेशा बढ़ रही है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। तो देखो पहले पहले इतना आया साहब √2r, फिर बढ़ करके इतना हो गया, देखो घट के वापस √2r हो गया। अच्छा एक चक्कर मतलब जहां से चला था घूम के वापस वहीं आ गया भैया, जहां से चला था घूम के वापस वहीं आ गया। ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट तो तुम देखते बोल दोगे 0 है, अरे इनिशियल और फाइनल को अगर मिला दिया जाए तो उस लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं ना। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना एक चक्कर में, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा। अच्छा एक ही चक्कर लगाया इसलिए डिस्टेंस कितना, एक चक्कर में डिस्टेंस कितना है ना। अगर अगर 2 चक्कर होते तो 4, डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, कभी घटता नहीं है। एक चक्कर में 2πr, 2 चक्कर में 4πr, 3 चक्कर में 6πr, n चक्कर में है n×2πr, n है ना। अच्छा डिस्प्लेसमेंट बोलो साहब, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट यहां पर आ गया 0। अरे भाई अगला बोल रहा है थीटा घूमा साहब, थीटा, ये बोलता है थीटा घूमा, थीटा घूमने में आंसर बताओ। अब आंसर तो मैं तुम्हें एनएलएम के जमाने में बता चुका हूं, याद हो तो एक फोटो बनाया था मैंने, है ना। ये सर्कुलर पाथ में बहुत सारे पॉइंट लिखे थे, कुछ कुछ मैंने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, न जाने क्या क्या लिखा था। और कितनी जगह क्वेश्चन भी आया उससे, एनएलएम में क्वेश्चन आया, सर्कुलर मोशन में क्वेश्चन आया, यहाँ तो आता ही है। चलो एक बार और बता देता हूँ, ये थीटा घुमा साहब, बताओ साहब ये नीला नीला, ये क्या होगा, यही तो होगा ना डिस्टेंस। अब यही तो होगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसको बता रहा है, इसके आर्क को बता रहा है, आर्क को, है ना। अब आपको पता है कि ये एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो आर्क कितना होगा, आर्क एंगल इंटू रेडियस होगा। ये लो साहब, ये अगर मैं आर्क बोलूं तो ये थीटा इंटू आर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल इंटू रेडियस, होगा कि नहीं होगा, है ना। डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट पकड़ के मिला दो, अरे मिला दो तो इस लेंथ को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना साहब। बोलो ये वाली लेंथ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बोलो कितना होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट में बोलूं तो क्या होगा, ये आर फाइनल माइनस आर इनिशियल का मैग्नीट्यूड होगा। ये इनिशियल पोजीशन इनिशियल पॉइंट का बताओ मैग्नीट्यूड कितना, आर, अरे फाइनल का भी आर, दोनों का मैग्नीट्यूड आर, तो क्या होगा ये cos θ/2 की sin θ/2। अरे वेक्टर एडिशन है कि सब्सट्रैक्शन है, तो साइन आएगा भाई। ये देखो आंसर आ रहा है 2r sin θ/2। इवन मैं तो आपको याद दिलाऊं, मैंने पूरा एक बॉक्स बना के दिया था, वो सारे आंसर दोबारा याद दिलाऊं आपको, दिलाऊं दोबारा याद, नहीं दोबारा याद दिलाऊंगा मैं, नहीं मैं याद दिलाऊंगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन, यार यूनिफॉर्म स्पीड v से घूम रहा है साहब, ये v कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है तो थीटा घूमने के लिए मैंने फॉर्मूले बना के दिए थे। ये अगर थीटा घूमता है, अगर थीटा घूमता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है साहब थीटा इंटू आर, वो देखो प्रूफ किया तुम्हारे सामने, है ना। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला कितना आता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ये आएगा 2r sin θ/2। अबे आएगा भाई, ये डिस्प्लेसमेंट आएगा 2r sin θ/2। अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ये भी होगा 2v sin θ/2, है ना। एवरेज स्पीड अगर बोलता है, एवरेज स्पीड ये v होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये होगा v sin θ/2 अपॉन θ/2, ये होगा भैया एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। एवरेज एक्सीलेशन, एवरेज एक्सीलेशन, एवरेज एक्सीलेशन का मैग्नीट्यूड ये आता था साहब कितना, v² अपॉन r sin θ/2 अपॉन θ/2, याद आ रहा है। और ऐसे अगर बोलता है एवरेज फोर्स, एवरेज फोर्स कितना होगा, m जोड़ दो भैया, और तो क्या, ये आ जाएगा mv² अपॉन r sin θ/2 अपॉन θ/2। ये बातें याद आ रही हैं आपको, ये सारी बातें मैंने एनएलएम के जमाने में बता दी थी आपको। एनएलएम में ऐसा बॉक्स बनाया था, एनएलएम में इसका यूज किया था अपन ने, सर्कुलर मोशन में इसका यूज किया भैया, यहां भी यूज होगा। ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब पूछेगा यहाँ इस चैप्टर में। वो यहाँ तो तरह तरह के मोशन में पूछेगा, ये थोड़ी कि वनडी में ही पूछेगा, ठीक है, बोले एक लाइन में पूछेगा, कहीं भी चलो तुम, है ना। बेसिक प्रॉपर्टी वही है, तुम एक लाइन में चलो, तुम सर्किल में चलो, तुम अंधा बन के चलो, है ना, तुम शराबी बन के चलो, पूछेगा वही सब, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। और मेरी बात समझ रहे हो भाई, जितने तरह के मोशन दिखाई देते हैं ना, सब में यही पूछता है डिस्टेंस बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब मैंने हेक्सागन पे घुमा दिया, मैंने सर्किल में घुमा दिया। अच्छा एक और बैलगाड़ी के पहिए का आता है क्वेश्चन,
है ना। ये अभी तक चलते चलते काम किया, लुढ़कते लुढ़कते भी पूछता है साहब। अभी अभी पूछता हूँ, अभी पूछता हूँ। चलो मथुरा से आगे ही पूछूंगा। उस सुबह एक बैच में बोलता, सर पेड़ा लाना, पेड़ा। वो देखने में खुद पेड़ा जैसा। तो होली में बहुत भीड़ होती है वहां। चलो भाई, मिलते हैं मंडे को। पेड़ा। चलो भाई, हैप्पी होली। हाँ, तुम्हें भी हैप्पी होली। ढंग से मनाना, साफ सुथरी होली।